स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में सरल भाषा में आपको समझा कर बताने वाले हैं। कहीं न कहीं बोर्ड के परीक्षा के लिए जो आपका 2024 में मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है उसमें इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर साल जो है मैट्रिक की परीक्षा में इस चैप्टर से और ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओवरऑल ज्योग्राफी में से आपका 28 से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर जो है, जितना भी ज्योग्राफी का भूगोल का जो चैप्टर है उसका आंसर जानना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर के अंत में उसका आंसर जानना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारा का सारा चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि आप मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव जो भी दिया हुआ है आपका चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसको समझाते हुए पूरा आंसर आपको बताएंगे। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न और जो भी है उसका जो आंसर होगा उसको बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं हिंदी में। तो पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में खूब आता है, आपका बहुत बार पूछा हुआ भी है पहला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड के परीक्षा में। आपके पास ऑप्शन है ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए अनवीकरणीय, यानी कि कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब आता है यहाँ पे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, तो एक होता है आपका नवीकरणीय। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे अनवीकरणीय, क्योंकि नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों टॉपिक से जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो दोनों चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति हमेशा लगातार होते रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, है ना, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, वन हो गया, जीव जंतु हो गए, जल हो गए, ये सभी के सभी क्या आते हैं, नवीकरणीय में आते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होता है। और अनवीकरणीय क्या होता है कि ये क्या होते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है, या होती है तो बहुत लंबा समय लगता है, हजारों लाखों बरस लगता है। इसलिए ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है जीवाश्म ईंधन होता है। क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। और जीवाश्म ईंधन जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सभी जो है आपका किसका उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और ये सभी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपसे अनवीकरणीय संसाधन पूछे या नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल पूछे या परिभाषा पूछे, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा अभी आपको ऊपर में समझा है, ठीक है, कि सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे नवीकरणीय नहीं दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कहने का मतलब जो है सौर ऊर्जा का पुनः पूर्ति होते रहता है, लगातार होते रहता है, पुनः पूर्ति कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार, ऊपर वाला भी पहला क्वेश्चन था
कई बार रिपीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार आने वाले एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। हाँ, जितना आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से देखकर क्वेश्चन बैंक में से देखकर, और मैं कई सालों से कोचिंग में इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है, ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपको विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर में जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो ऑप्शन दिया हुआ ए, संसाधन संग्रहण से, बी है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, सी है संसाधनों के नियोजित दोहन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित दोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि संसाधन का अनियोजित तरीके से, अनियोजित उपयोग, अनियोजित का मतलब बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, विदोहन का मतलब बर्बाद करना, है ना। तो उसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब संसाधनों को बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, तब उसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो देखिए ध्यान देंगे कि जो तट रेखा होता है ना, किसी भी देश के तट रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय संपत्ति में आता है ना। तो 12 समुद्री मील को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे, है ना, ये वैल्यू जो है चेंज किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। तो 12 समुद्री मील, तो एक समुद्री मील में जो है, एक समुद्री मील में जो है कितना किलोमीटर होता है आपका, 1.584, है ना, 584 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील में 1.584 किलोमीटर होता है। तो अब 12 गुना 12 में 1.584 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू जो है, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 19 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के आसपास आएगा, यानी कि 19.2 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 19, किसी भी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्लियर होगा। तो इस तरह से पांचों ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको बता दिए, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में जो है चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्टिव जो 2-2 नंबर के बार बार पूछते हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो अब आते हैं इस चैप्टर का, जो पहला चैप्टर है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर के खासकर पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। संसाधन को परिभाषित करें, यहाँ पे उदाहरण नहीं पूछ रहा है लेकिन आपको उदाहरण देना है ना, 2 नंबर के लायक आंसर लिखना है। तो संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन होता क्या है, तो समझेंगे कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ
जिसका मानव क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग करके क्या करते हैं, जीवन को सरल बनाते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो उन सभी वस्तुओं को, पदार्थों को क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग उपयोग करते हैं। हवा का भी उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वन का ही उपयोग करते हैं। वन से बहुत सारे जड़ी बूटी, लकड़ियाँ, लकड़ियों से फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग उपयोग करते हैं। तो इन सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। बहुत तरह के खनिज हो गए, जीव जंतु हो गए, गाड़ी वाहन, पुस्तक, बहुत सारा चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस सब के सब क्या हो गए, संसाधन हो गए। देखिए हम आपको अच्छे से समझा देंगे सरल भाषा में, और नोट्स भी आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। जो आपको समझा रहे हैं वही लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है, और बहुत तरीके से लिखा हुआ है। आप यदि इसको लिखते हैं तो पूरा नंबर आपको 2 में 2 आएगा। देखिए संसाधन के बारे में एक कथन है, जिमरमैन प्रसिद्ध भूगोलविद हैं, जिन्होंने कहा था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमैन। तो इसको 2 नंबर के सब्जेक्टिव में आंसर में आपको ऐड करना है। तो जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। सही बात है, संसाधनों को हम लोग, मानव लोग क्या करते हैं, अपने विवेक से, अपने तकनीक से क्या करते हैं, बनाते हैं। संसाधन होता नहीं, उसको बनाना पड़ता है। उपयोगी का क्या करना होता है, बनाना पड़ता है। मान लीजिए जंगल का लकड़ी सब पड़ा हुआ है, जंगल में ही पड़ा हुआ है, कोई पेड़ का लकड़ी क्या है, कहीं ऐसी गिर के पड़ा हुआ है ना। तो जब तक मानव जो है उसको ला करके उसका बढ़ाई लोग क्या करे, बना न दे, कुछ टेबल कुर्सी या जो काम का चीज़ उसको बना न दे, तब तक वो संसाधन होगा ही नहीं। पड़े हुए तो संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए जिमरमैन ने कथन दिया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, अर्थात मानव क्या करता है, अपने विवेक से, बुद्धि से, तकनीक से की मदद से क्या करता है, संसाधनों को अपने जीवन के सुख के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इतना सारा बात जो है आप 2 नंबर में लिख देंगे संसाधन के परिभाषा में, तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। इस तरह से आप देख लें एक बार फिर से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट दूसरा आपका अति लघुतरीय प्रश्न है ना। लघुतरीय प्रश्न जो 2 नंबर का आता है, वो दूसरा प्रश्न है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान देंगे, संभावी का मतलब संभावना है ना। वैसे संसाधन है जो इसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन उसका उपयोग जो है नहीं किया जा पा रहा है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा रहा है, खर्चा बहुत है या बहुत ज़्यादा अंदर है, गहराई में है, बहुत नीचे है, तो उस संसाधन को जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। संभावना है कि बहुत संसाधन है, लेकिन वो अभी हमारे उपयोग में नहीं है। संचित संसाधन का मतलब क्या हो गया कि जमा है, संचित है। जैसे नदियों का पानी क्या है, जमा है, संचित है, लेकिन उसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जा रहा है ना, बहुत हद तक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है और खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जा रहा है। संभावित संसाधन का तो उपयोग ही नहीं किया जा रहा है ना। संभावना है कि उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो दोनों का बात जो है सिंपल तरीके से बता दिए। और यहाँ पे देखिए इस तरह से अंतर जो है आपको आंसर लिखना है कि संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ संभावी संसाधन लिखना है, एक बार संचित कोश संसाधन आपको लिखना है। संभावित संसाधन में आपको क्या बताया, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाया जाने की संभावना है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, है ना। हिमालय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक गहराई होने के कारण वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है, बहुत खर्चा लगता है ना, तो वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं गया है। लेकिन वहाँ संभावना है कि इन फ्यूचर में, भविष्य में संसाधन वहाँ से निकाले जाएंगे। ठीक है, याद देख लीजिए राजस्थान का, गुजरात में भुज है, वहाँ पे पवन चक्की लगाने का बहुत सारा संभावना है, लेकिन वहाँ पे अभी लगाया नहीं जा रहा है, लेकिन आगे इन फ्यूचर में लगाया जा सकता है, जिससे बहुत सारे ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होंगे और जीवन क्या होगा, सरल होगा। संचित संसाधन में देखेंगे, संचित कुछ संसाधन भंडार संसाधन का ही भाग है, हिस्सा है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन महंगे तकनीक एवं पूंजी के अभाव में इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जा रहा है। जैसे नदियों पर बांध बना कर क्या कहते हैं, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महंगा है और बहुत सीमित मात्रा में क्या किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें
कि संभावित संसाधन और संचित कुल संसाधन में अंतर जो पूछा आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, फिर आपका तीसरा प्रश्न है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें, यानी कि संसाधन की संरक्षण क्यों आवश्यक है ये आपको समझाना है। तो देखिए, कोई भी संसाधन हो, संसाधन का मतलब जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, परिभाषा तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो संसाधन क्या होता है? मानव जीवन की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही बात है, हम लोग जो इतना विकास कर रहे हैं या जितना हम लोग का जीवन सरल हो रहा है उसमें संसाधन ही तो है, उपयोगी है। संसाधन नहीं रहेगा तो हम लोग, पहले देखिए आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले देखिए मोबाइल नहीं था, 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, है ना, जितना मोबाइल अभी है। तो जीवन कैसा था? ठीक है, सरल नहीं था। तो अब क्या हो गया है, संसाधन के अधिक से अधिक आने से जीवन सरल हो गया है, सभ्यता और संस्कृति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, लेकिन संसाधनों के अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि संसाधनों का दुरुपयोग करने से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ठीक है, भूमंडलीय ताप जो है बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो संसाधनों का दुरुपयोग करने से क्या हो रहा है, ये सब समस्याएं देखने को मिल रहा है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत तरह का जो है समस्या देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, संसाधनों को संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई भी समस्या जो है ना उत्पन्न हो। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संसाधनों की संरक्षण अति आवश्यक है ना। इसके संरक्षण के लिए हमें संसाधनों का उपयोग नियोजित तरीके से, मतलब प्लानिंग के साथ क्या करना चाहिए, और विवेकपूर्ण तरीके से, दिमाग से बुद्धि लगा के सोच समझ के क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो क्या होगा, संसाधन जो है संरक्षित होंगे, बचे रहेंगे, और ज़्यादा समस्या भी है, बहुत तरह का समस्या जो उत्पन्न होता है वो नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को समझे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फिर आपका है संसाधन के निर्माण में, संसाधन के चौथा लघुतरीय प्रश्न है आपका, संसाधन के निर्माण में, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी का क्या है, क्या योगदान है, क्या भूमिका है। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, वो क्या कर रहा है, संसाधनों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, उसके रूप में विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हम लोग सबके पास, सब लोग जानते हैं कि प्रकृति प्रदत्त बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, संसाधन हैं, खनिज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जल है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, उन सब को क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना, परिवर्तित कर रहा है ऊर्जा में, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग को क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुख सुविधा को भोग पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तकनीक जो है संसाधनों के रूप में ऐसा परिवर्तन ला देता है कि वो हमारे लिए और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, जिससे जीवन जो है और सरल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत योगदान है, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको जो समझाए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान देंगे। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक प्रकार की प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं का मतलब क्या हो गया, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें नेचर ने जो भी वस्तुएं दिया है, उन वस्तुओं तक, तब तक वे वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप धारण नहीं करती जब तक कि उसे किसी विशेष तकनीक द्वारा उपयोगी नहीं बना लिया जाए। जैसे नदियों का पानी जो है बहते बहते समुद्र में मिल जाता है, बेकार हो जाता है, लेकिन हम लोग तकनीक के मदद से क्या करते हैं, बहते हुए जो नदियों में पानी है, उस पानी से क्या करते हैं, बांध बनाकर नदियों पर पनबिजली का उत्पादन कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। बहती हुई हवा से पवन ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। भूगर्भ, भूगर्भ मतलब नीचे, धरती के नीचे में उपस्थित जो खनिज हैं, उन खनिजों से जो अयस्क होते हैं, खनिज और अयस्क दो चीज़ है, आपको वीडियो में हम बता चुके हैं, एक वीडियो होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव 2 नंबर का हम अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे खनिज और अयस्क को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, तो वहाँ पे जाकर आप देखेंगे, है ना। तो खनिज के जो अयस्क होते हैं उसका शोधन करके, ठीक है, उसको साफ सुथरा करके, है ना, क्या किया जाता है, बहुत उपयोगी चीज़ें
प्राप्त कर ली जाती है, बहुत उपयोगी धातुएं जो हैं, वस्तुएं जो हैं प्राप्त कर ली जाती है, जिससे क्या होता है हमारे वो काम बहुत आता है। इन सभी में अलग अलग तकनीक की आवश्यकता होती है ना। बहुत सारे संसाधनों को एक दूसरे के रूप में बदलने के लिए अलग अलग तरह की क्या होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है हम लोग बहुत ही उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। तो सही बात है, जिमरमैन ने कहा था, जो सही कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं अर्थात बनाए जाते हैं। तो संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये जो पहला प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या करें। यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। तो आपको सुना देते हैं, ध्यान देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास होता क्या है। तो सतत विकास के बारे में एक आयोग था 1987 में, कब की बात है, 1987 की बात है। एक आयोग था ब्रंटलैंड आयोग, है ना, आप लोग की किताब में लिखा होगा ब्रंटलैंड आयोग। इस आयोग ने जो है एक दस्तावेज जारी किया, क्या किया, दस्तावेज जारी किया, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको हिंदी में हमारा साझा भविष्य कहा जाता है। उसी पुस्तक का एक बहुत सारे पेज का, दस्तावेज का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, है ना, एक तरह का किताब समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें सतत विकास के बारे में बताया गया था। जिसमें क्या बताया गया था, ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा जो है 1987 में एक दस्तावेज जारी किया गया, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। उसमें जो है उसमें बताया गया कि मतलब सतत विकास के बारे में बताया गया। आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास के बारे में बताया गया। और सतत विकास में ये लिखा हुआ था, ये बताया गया कि संसाधनों का उपयोग जो है वर्तमान पीढ़ी में जो लोग हैं, है ना, ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या रहे, बचा हुआ रहे। ये नहीं कि जो हम लोग वर्तमान पीढ़ी में जो संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो सब हम लोग क्या करें, उपयोग कर जाएं और भविष्य के लिए संसाधन बचे ही ना, है ना। अर्थात अभी भी हम लोग को विकास करना है, आगे बढ़ना है, संसाधनों का उपयोग करना है, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध रह सके, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को सतत विकास कहा जाता है, ठीक है। इसको आप बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा 2 नंबर या 4 नंबर में आता है, तो तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो समझाए वो आपको पढ़ देते हैं। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार होती है या होता है, सही बात है। संसाधन जो है जीवन का क्या होता है, मानव जीवन का मुख्य आधार होता है। संसाधन नहीं होगा तो हम लोग का जीवन कैसा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। जीवन के विकास तथा इसके गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा का पालन करना अति आवश्यक है। सही बात है, जीवन को विकास करने के लिए, हर व्यक्ति के विकास करने के लिए और जीवन के गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, है ना, हम लोग को सतत विकास की अवधारणा का पालन करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब संसाधनों का उपयोग करने का जो तरीका है वो सिखाता है कौन, सतत विकास की अवधारणा, ठीक है। यदि इसको फॉलो करेंगे तो हम लोग का जीवन जो है, आने वाली पीढ़ी जो है वो भी सुरक्षित रहेगी, वो भी संसाधनों का उपयोग अच्छे से कर पाएगी। तो अब आता है यहाँ पे सतत विकास की अवधारणा। तो सतत विकास की अवधारणा को 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड आयोग ने अपने एक दस्तावेज आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य में प्रकाशित किया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रह सके, है ना, बचा रह सके। संसाधनों का उपयोग वर्तमान की पीढ़ी को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। यानी कि हम लोग अभी जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के विचार करके क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका सतत विकास की अवधारणा का, ठीक है। कहीं कहीं पे सतत विकास की जगह पे सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय
विकास भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों एक ही बात है। भारतीय वन के बुक में जो है सतत पोषणीय विकास लिखा रहता है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है। तीसरा और नहीं, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूप का, विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो आपको बता दें कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निजी संसाधन हो गया, है ना, जिसको व्यक्तिगत संसाधन भी कहा जाता है। दूसरा आपका हो जाएगा सार्वजनिक संसाधन, जिसको सामुदायिक संसाधन भी कहा जाता है। सार्वजनिक संसाधन यानी कि सामुदायिक संसाधन। तीसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। चौथा हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर जो है, मालिकाना हक के आधार पर देखा जाए तो संसाधन के जो है 4 प्रकार होते हैं। आप लोग इसको यदि पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको उत्तर को समझ जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार आपको समझा देते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले निजी संसाधन का, है ना, जिसको व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। तो निजी संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो उस पर हक जो है आपका खुद का होगा, किसी अदर व्यक्ति का होगा ही नहीं, है ना। आपका साइकिल है, तो उस साइकिल पर हक किसका होगा? आपका होगा, है ना। तो जिस पर वैसी वस्तुएं जिस पर किसी खास व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का क्या होता है? मालिकाना हक होता है, उसी संसाधन को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन कहा जाता है। जैसे मकान हो गया, तालाब हो गया, खेत हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, है ना। मोबाइल का देखिए करते हैं, जैसे आपका मोबाइल है तो आपके मोबाइल को कोई यूज भी नहीं कर सकता है। आपसे कोई मोबाइल मांगता है तो आप देते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका वो अपना पर्सनल फ़ोन है ना, अपना चीज़ है। तो वो निजी संसाधन हो गया, प्राइवेट चीज़ें हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका क्या हो गया? निजी संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या हो गया? एकदम जस्ट उल्टा हो गया, है ना। सामुदायिक संसाधन का उपयोग जो है सभी लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। इन पर सभी का हक, समान हक होता है। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, बस स्टैंड हो गया, इस सब पार्क हो गया, चिड़ियाघर हो गए, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपका सामुदायिक संसाधन अर्थात सार्वजनिक संसाधन होते हैं। यहाँ पे कोई भी जा सकता है, टहल सकता है, घूम सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के, मान लीजिए भारत देश है तो भारत देश के सीमा के अंदर जितना भी वस्तुएं हैं, जितना भी पदार्थ है, उस सब के सब क्या किस में आ जाता है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। किसी राष्ट्र या देश की सीमा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसे ही राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। वर्तमान में एक और आपका है कि संविधान में एक संशोधन हुआ था। हम लोग का मौलिक अधिकार जो है जब संविधान बना तो हम लोग को मौलिक अधिकार कुल 7 मिले थे। कितने मिले थे? 7 मिले थे। अब लेकिन मौलिक अधिकार क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब 1 घट गया और 6 बच गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था वो क्या हो गया? हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। आपका 76वां संविधान संशोधन के तहत जो है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, एक संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, है ना। ये सब आपको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। 44वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 ईस्वी में क्या हुआ? 1976 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। कहने का मतलब है कि जैसे आपका घर है, आपका मकान है, तो लेकिन सरकार को जरूरत पड़ेगा, वो तो आपका अपना निजी संसाधन है, उस पर तो किसी का हक नहीं है। लेकिन सरकार को जब आपका घर को अधिग्रहण करने का, आपके घर से सड़क बिछाने का, रेलवे लाइन का ले जाने का जरूरत पड़ेगा, तो वह आप सरकार क्या करेगी? 44वां संविधान संशोधन के तहत आपके घर को क्या करेगी? यहाँ से उजाड़ देगी, आपको कहीं दूसरे जगह भेज देगी और यहाँ से रोड पास करेगी या रेलवे लाइन को पास करेगी। ठीक है, मतलब आपका भी संपत्ति जो है वो देश के संपत्ति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, वर्तमान में सरकार के पास यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार सड़क या रेल लाइन बिछाने, नहरों एवं कारखानों के निर्माण कार्य के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। आपके घर का, आपका खेत का भी भूमि अधिग्रहण जो है सरकार कर सकती है, बदले में आपको मुआवजा देगी।
ठीक है, यहाँ पे एक और बात है कि ये हमारा देश भारत है, इस तरह से देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, यहाँ से सागर तट से समुद्र तट रेखा से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, यानी कि इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक जो है वो किसी देश का, मान लीजिए भारत से के तट रेखा से 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति अर्थात भारत की संपत्ति के अंतर्गत, भारत के संसाधन के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि सागर तट से 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले भी सभी चीज़ें, सभी संसाधनें क्या होते हैं, देश की संपत्ति होती है। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रीय संसाधन के बारे में आपको बताया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बहुत आसान है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि वैसे संसाधन जिस पर अधिकार केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट से 200 किलोमीटर तक के बाद का क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी देश को इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या करना होता है, अनुमति लेना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। व्यापार करने के लिए भी आपको जाना होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या करना होगा, अनुमति लेना पड़ेगा। या कोई आपको परीक्षण करना है, युद्धाभ्यास करना है, बहुत सारा युद्धाभ्यास जो है समुद्रों में होता है, महासागरों में होता है। बहुत सारा परीक्षण, परमाणु परीक्षण जो है ना, वो भी क्या होता है, समुद्रों में होता है। व्यापार करने के लिए बड़े बड़े शिप ले जाते हैं, वो महासागरों से होकर जाता है। तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जिस काम के लिए आप चाह रहे हैं उससे क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत में वो संसाधन, वो क्षेत्र आता है। ठीक है, तो वैसे क्षेत्रों को, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी चीज़ें हैं, है ना, पानी हो गया या उसमें जो भी चीज़ें हैं, मछली मारने का कार्य हो गया, उस सब का सब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में ही आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाएं। ठीक है, जितना भी पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, जो 2 नंबर और 4 नंबर के आते हैं, उस सब का आंसर जो है आपको बहुत सरल भाषा में नोट्स बहुत तरीके से, बहुत मेहनत के साथ लिखे हैं। है भारतीय वन और ब्रिटिश विषय दोनों का मिला के कॉन्सेप्ट को लिखे हैं। तो इस वीडियो में ये जो आपका टेक्स्ट बुक है बिहार बोर्ड का, ठीक है, जो सरकारी बुक आता है उसका ये आंसर है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए भारतीय वन का बुक का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपके लिए अपलोड कर देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2 वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, बिहार बोर्ड के स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया है, और एक सब्जेक्टिव 2-2 नंबर का जो इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में पूछता है बार बार, उसका भी यहाँ पे क्या किए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जाकर देखेंगे, एकदम बहुत मेहनत के साथ बहुत मक्खन वाला वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको भारतीय वन वाला वीडियो में सॉल्यूशन बना के आपको अपलोड करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग मिलकर आएँ, हमारे चैनल से जुड़ें। आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा अपने तरफ से हम देंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करें तो थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा हमको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।